सभी मित्रों को नमस्कार। लेखक संपादक राजेश जोशी जी पर चल रहे एकाग्र की यह पांचवी कड़ी है और इसमें आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कल हमने विस्तार से राजेश जोशी जी की कहानियों पर चर्चा की। कथाकार उर्मिला शिरीष जी ने बड़े ही सुचिंतित ढंग से उनकी कहानियों पर बात की। आज हमारे साथ लेखक अनुवादक मीता दास जी जुड़ रही हैं। ये पुनः कवि पक्ष पर बात करेंगी। राजेश जी के कवि पक्ष पर अपनी बात रखेंगी। मीता दास जी हम सभी जानते हैं बांग्ला और हिंदी दोनों ही भाषाओं में सक्रिय हैं। एक सेतु का भी काम कर रही हैं। राजेश जोशी जी की कुछ एक कविताओं का इन्होंने हिंदी से बांग्ला में अनुवाद किया है। आज की इस कड़ी में मीता जी राजेश जी की हिंदी कविताओं को पढ़ेंगी और बाद में स्वयं द्वारा अनुदित बांग्ला कविताओं को भी पढ़ेंगी। इससे भारतीय भाषाओं का जो अपना एक समेकित सौंदर्य है, खुशबू है, हम उससे भी दो चार हो सकेंगे। मित्रों, मगर उससे पहले मेरी ओर से राजेश जी की एक कविता सुन लीजिए। और यह कविता मुझे काफ़ी प्रिय है और वह कविता है दोपहर की कहानियों के मामा। बहुत ही प्यारी कविता और जिस हल्के फुल्के अंदाज से कवि अपनी बात रखता है, कैसे उसके अपने गहरे निहितार्थ होते हैं। इन रोजमर्रा के किस्सों में कुछ ऐसी बातें कवि राजेश जोशी कर जाते हैं जो बेहद खास होते हैं, स्मरणीय होते हैं। जब आप उनकी कविताओं को पढ़ते हैं, कई कई कविताओं से गुजरते हैं, तो घर लौटने की चर्चा अक्सर हाँ होती है और घर लौटते लौटते उस उपक्रम में घर को भूल जाने की बात बार बार आती है। ऐसे कई ब्यौरे हैं। यहाँ उस स्थूल अर्थ में घर तक न पहुँचने का दर्द नहीं है, बल्कि परिवर्तन के बीच, बढ़ते जनसंकुल के बीच, एक रास्ता के बीच किस तरह से अपरिचय के मामले आते हैं, उसकी बात है। वह जो एक कोशिश करता है कोई रचनाकार अपनी जड़ों से जोड़ने की, और जब उसमें असफल होता है, उसकी बातें हैं। माइग्रेशन एक बड़ी समस्या है। प्रवासन वैश्विक स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी। हम अपने देश में ही कई बार विस्थापित होते हैं और कई बार अपने शहर में ही विस्थापित होते हैं। यह बात राजेश जोशी जी पर भी लागू है। उनके यहाँ पुराना भोपाल भी है और उनके यहाँ नया भोपाल भी है। उन दोनों के बीच का एक तुलनात्मक अध्ययन कवि लगातार करता रहता है, मगर वह अध्ययन एक समाजशास्त्री या एक अर्थशास्त्री जिस तरह से करता है, उससे विलग कवि करता है। और तभी कवि की बात पाठकों की आत्मा तक पहुंच पाती है। तो ऐसे ही कुछ ब्यौरों को लेकर बुनी गई एक बेहद प्यारी और अनूठी कविता
मैं रखता हूं और इसके बाद हम लोग मीता दास जी को सुनेंगे। पहले यह कविता सुन लेते हैं, दोपहर की कहानियों के मामा। यह मित्रों, यह कविता राजेश जोशी जी के कविता संग्रह चांद की बर्तनी में संकलित है और यह कविता वर्ष 2001 21 फरवरी को लिखित है। सुनाता हूं। हम उन नटखट बच्चियों के मामा थे, हम उन नटखट बच्चियों के मामा थे जो अक्सर दोपहर में अपनी नानियों से कहानी सुनने की जिद करती थीं। हम हमेशा ही घर लौटने के रास्ते भूल जाते थे। घर के एकदम पास पहुंचकर मुड़ जाते थे। किसी अपरिचित गली में अकेले होने से हमें डर लगता था और लोगों के बीच अचानक ही हम अकेले हो जाते थे। अर्जियों के साथ हमारा जो जीवन चरित नत्थी था, अर्जियों के साथ हमारा जो जीवन चरित नत्थी था, उसमें हमारे अनुभवों के लिए कोई जगह नहीं थी। उसमें चाय की दुकानों और सिगरेट की गुमटियों के हमारे उधार खातों का कोई जिक्र नहीं था। उसमें हमारे रत जगों और आवारगी का कोई किस्सा नहीं था। कई पेड़ों, खंडहरों और चट्टानों पर लिख आए थे हम अपने नाम। प्रेमिकाओं को अक्सर हम जीवन से जाते हुए देखते थे। मोची हमारी चप्पलों को देखकर पहले मुस्कुराते थे। मोची हमारी चप्पलों को देखकर पहले मुस्कुराते थे, फिर नए थेगले लगाने से इनकार कर देते थे। हम अपनी खाली जेबों में डाले रहते थे अपने खाली हाथ। हम अपनी खाली जेबों में डाले रहते थे अपने खाली हाथ, एक खालीपन को दूसरे खालीपन से भरते हुए। हमें लेकिन एक हुनर में महारत हासिल थी। हमें लेकिन एक हुनर में महारत हासिल थी। हम बहुत सफाई से अपनी हंसी में अपने आंसू छिपा लेते थे। हम बहुत सफाई से अपनी हंसी में अपने आंसू छिपा लेते थे। तो इस कद के कवि हैं राजेश जोशी, जहाँ पर प्रकट दिखते भाव, प्रकट दिखती मुख छवि के पीछे कितने तरह के दर्द हैं, कितनी तरह के आत्म उद्वेलन हैं, कितने तरह के संघर्ष हैं। और जब इस तरह के ऊहापोह में कोई कवि जब सच्ची अनुभूति के साथ कविताएं लिखता है तो ऐसी ही बड़ी कविताएं जन्म लेती हैं। तो आइए मित्रों, हमने कुछ अतिरिक्त समय ले लिया है, हम सीधे मीता दास जी के पास चलते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अपनी बात रखें। बहुत बहुत स्वागत मीता जी, एक बार माइक को ऑन कर लें। मीता जी माइक को ऑन कर लें। बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन।
बहुत दिनों आप बाद सबका आई हैं, अच्छा लग अभिवादन। रहा है। अभिवादन। हाँ। ठीक से आवाज आ और रही कि मित्रों, गूंज ठीक रही से है? आवाज आ रही कि गूंज बिल्कुल रही है? बिल्कुल दुरुस्त आवाज आ अच्छा। रही है, जैसी आवाज आनी चाहिए और जैसी आवाज हम सुनना चाहते हैं। और मित्रों, इन दिनों मीता जी मुंबई में हैं और वहाँ जाहिर है कि अपने पुस्तकालय से, अपने घरेलू पुस्तकालय से दूर हैं, मगर कहीं न कहीं राजेश जोशी जी के प्रति जो इनका काम है, जो इनका स्नेह है, जो आदर है, वह एक ऐसा कारक बनता है कि आज सीमित संसाधनों के बीच भी मीता जी हमारे साथ हैं। सीमित संसाधनों का मतलब किताबों की उस तरह की व्यवस्था नहीं जैसा ये जब छत्तीसगढ़ में रहती हैं तब होता है। खैर, तो आइए मित्रों, मीता जी को सुनते हैं। और सर्वप्रथम हम लोग, जैसा कि आप जानते ही हैं कि संस्मरणों से शुरुआत करते हैं, लेखक को पढ़ने से लेकर उससे जो भेंट जिस तरह से होती है उन प्रसंगों को लेते हुए बाद में मिताजी अनुवाद पर बतौर अनुवादक अपनी बात रखेंगी और फिर उनकी कविताओं को लेकर क्या सोचती हैं इस पर भी अपनी बात रखेंगी। जी मिताजी, स्वागत। धन्यवाद अर्पण जी। धन्यवाद अर्पण जी। मुझे खुशी हो रही है कि मैं जन सुलभ के इस पेज पर मैं दोबारा आई हूँ, और विशेषकर राजेश जोशी जो मेरे प्रिय कवियों में से एक नाम है, उनके ऊपर कुछ बोलने या उनकी बातों को रखने आई हूँ। राजेश जोशी जी से मेरा परिचय मैं अगर कहूँ तो काफी अरसे से है, लेकिन मुलाकात कुछ इन चंद सालों पहले ही हुई। भोपाल जाना, यहाँ तक कि भोपाल में मेरा रहना भी हुआ, लेकिन उस वक्त मैं राजेश जोशी जी को नहीं जानती थी, क्योंकि साहित्य से मेरा नाता था जरूर, लेकिन कहानियों तक था। कविताओं में मैंने प्रवेश नहीं किया था। उस वक्त मेरे कॉलेज के दिन थे। मैं भोपाल से नूतन कॉलेज से पढ़ी हूँ, लेकिन उस वक्त मेरा राजेश जोशी जी से जरा भी कभी मुलाकात नहीं हुई। हाँ, मैं फेसबुक, मेरी फ्रेंड है संध्या कुलकर्णी और प्रतिभा गोटीवाले। मैं भोपाल 5-6 साल पहले गई थी, तब मैंने उन दोनों को फोन किया था कि मैं भोपाल आई हुई हूँ, मैं मिलना चाहती हूँ। संध्या साथ ही साथ अपनी कार उठाई और मुझे लेके आई। फिर उसने कहा कहाँ जाना है, मैंने कहा प्रतिभा के यहाँ जाना है, वहां से हम दोनों मिलके राजेश जोशी जी के घर गए। राजेश जोशी जी की कविताओं को पढ़ते हुए मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि राजेश जोशी की कविताएं बहुत क्लिष्ट हैं या हमसे दूर हैं। राजेश जोशी जी की कविताएं हमें इतनी सहज लगती हैं कि हमारे आत्मा तक घुस जाती है। राजेश जोशी का जो व्यवहार है उस दिन जो मुझे मिला, मुझे इतने सहज और सरल लगे और हंसमुख। सबसे ज्यादा जो अम, दवा का काम करती है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे कवि, मैं तो ऐसा कहूँ, या मास्टर या टीचर जिसको कहते हैं, कि उनकी अगर चेहरे पे हंसी है तो आपका आधा डर, आधी बीमारी गायब हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगा मैं इतने बड़े कवि के सामने बैठी हूँ और वो इतना सहज है। सच में वो बहुत ही सहज है। उनका जितना लंबा कद है, मेरे ख्याल से उससे भी ऊंचा उनकी अ, अ, क्या कहते हैं उसको, व्यवहार या मतलब सुलभ हैं वो लोगों की। इतने इतने आत्मीय हैं कि लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं। तो और इतने हंसमुख हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं उस दिन
प्रतिभा और संध्या की कितनी आभारी रही, मैं ये कह नहीं सकती। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि राजेश जोशी जी की कविताएं तो मेरे पास थी ही, पर भिलाई जो बहुत छोटा शहर है जहाँ बहुत सारी किताबें नहीं मिलती, वहाँ उसने मुझे एक किताबों की दुकान में ले गई, और जहाँ उसने मुझे अम, संध्या ने और प्रतिभा ने राजेश जोशी जी की ही किताब किस्सा कोता मुझे भेंट में दी। और वो सच में इतनी अच्छी किताब, जिससे राजेश जोशी क्या हैं, कैसे हैं, इसका पूरा ब्यौरा मिलता है। किस्सा कोता के अनुसार एक उपन्यास या कहानियों का गुच्छा नहीं है, और सच कहते हैं वो एक गप्पी की कहानी कहते हैं या गप्पी की कथा कहते हैं। सही में वो इस तरह से गप मारते हैं जो कि गप नहीं, वो बहुत ही गूढ़ बात जो उनके जीवन में घटा है, और जैसे लोग उन्हें मिले हैं, और जैसी हमारी भारत की कस्बों की संस्कृति है, उसको वे बिल्कुल उठा कर रख दिए हैं, जिससे उनको समझने में हमें बहुत कठिनाई तो नहीं, बहुत ही सरल तरीके से हम राजेश जोशी जी को समझ सकते हैं, अपनी भारतीय संस्कृति को समझ सकते हैं, जिसमें भोपाल, नरसिंहगढ़, ये सारी चीजें, उसमें उनकी जो विरासत थी, नरसिंहगढ़ में जिनकी रियासत थी, उन सब चीजों को उन्होंने, और वहाँ के छोटे छोटे कस्बे के जो जिनको कोई नहीं जानता, उनको उन्होंने अपने किस्सा को ताह में जगह दी और उसे अमर बनाया। ऐसी शख्सियत के लिए मैं जितना भी कहूँ कम पड़ेगा। ये तो बहुत मैं अपने आप को गर्वित महसूस कर रही हूँ कि आज मैं उनके बारे में कुछ कह सकूँ या कह रही हूँ। जब मैं मिली उनसे तो उन्होंने एक बात मुझसे पूछी, क्या करती हो? तो मैंने उनको नवारुण भट्टाचार्य का जो अनुवाद किया था, वो किताब उन्हें थमाई। वो बहुत खुश हुए। उन्होंने फिर कहा कि और आगे क्या कर रही? मैंने सुकांत के अनुवाद कर रही हूँ। उन्होंने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया। ये सजेशन जो साफ दिल का इंसान और एक सरल मन और किसी नए को किस तरह से आगे क्या उपदेश तो नहीं उसको कहूंगी, सजेशन दे के आगे बढ़ाया जा सकता। उन्होंने कहा एक काम करो नीता, तुम सुकांत का समग्र उसका अनुवाद करो, सारी चीजें उसकी, उनकी कहानियां, उनके संस्मरण, उनके पत्र, उनकी आगे की कविताएं, ये नहीं कि छोटे से टुकड़े पर आप रुक जाओ। और सच कहूं, मैंने उन्हीं के कहने पर सुकांत का समग्र का अनुवाद किया हुआ है। वो छपने पे है, अभी छपी नहीं है। ये जो उन्होंने कहा, ये मेरे को लगा सच में बहुत अच्छा। उन्होंने कहा कि समग्र को करो, क्योंकि सुकांत ऐसे शख्सियत हैं हमारे साहित्य की दुनिया में, जो जिसका हिंदी में आना और उसके पूरे समग्र का आना एक बहुत बड़ी बात है। और मैं इसका श्रेय नहीं लूंगी अभी, क्योंकि आया नहीं है। मैंने सिर्फ अनुवाद किया है। वो जब प्रकाशन होगा तब मैं सच में राजेश जोशी जी की आभारी रहूंगी। उन्होंने ये सजेशन मुझे दिया था। आज के समय में कविता में, कहानी में, नाटक में और बच्चों के लिए लिखने वाला कवि, नाटककार बहुत कम लोग हैं। और आज के समय में राजेश जोशी होना बहुत छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। राजेश जोशी जी इतने सरल और स्निग्ध हंसी के साथ ऐसी ऐसी कविताएं लिख जाते हैं जो आपको कहीं ना कहीं भेदते हैं। उनकी कविताओं में प्रतिरोध की भाषा तो है, पर प्रतिरोध का जो एक मारक चीज है,
वो उनके गुस्सा उनके चेहरे पे नहीं, उनकी लेखनी में, उनकी कलम में है, जो आपको उद्वेलित करता है। मैं उनकी इस अंतहीन जो यात्रा है साहित्य की, वो उसको कितना भी वर्णित करूँ, कितना भी कहूँ, कम ही पड़ेगा। मैं चाहती हूँ वे उनके जन्मदिन के उस पे कहूँगी कि वे शतायु हों और भी बहुत कुछ लिखें, जो हम सब के लिए एक धरोहर रहे, अभी भी है। और उनका एक जगह कथन है कि इतिहास लिखना या इतिहास कैसे बनेगा, जैसे कुछ कविताएँ, कुछ चीज़ें जो हैं हमारे कोर्स से बाहर कर दिए जा रहे हैं। उनका उसमें रुख है। हम भी, उनका कहना है कि हम भी कब बाहर कर दिए जाएँ। लेकिन हम जानते हैं कि राजेश जोशी हम सब साहित्यकार, कवि जो नए लिख रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं, उन सबके दिलों में उसी तरह अपनी जगह बना के रहेंगे। मतलब समकालीनता के साथ ही रहेंगे। और अगर समकालीन कवियों में से किसी का नाम आता है, 5 नाम उसमें से 1 नाम ज़रूर राजेश जोशी का होगा। मैं उनकी कुछ कविताएँ बांग्ला में अनुदित की हैं, जो छपी भी हैं। मैं उन कविताओं का पाठ करूँगी, पहले हिंदी में, जिससे आप समझ सकें, या कहें या मैं बांग्ला में कर देती हूँ, फिर उसका हिंदी में। अम, सीमित जगह और क्योंकि मैं प्रवास पर हूँ, तो मेरे साथ बहुत सी चीज़ें नहीं हैं। जितना भी मैं जुटा पाई, मतलब लैपटॉप से निकाल पाई, जीमेल से, उनके आधार पर मैं उनकी कविताएँ जो अनुदित हैं, मेरे पास हैं, वो उनको मैं पढ़ रही हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे उद्वेलित करती थी उनकी वो कविता, आज भी करती है। सच, इस कविता को पढ़ते हुए मुझे एक शख्स बहुत याद आते हैं, वो है नवारुण भट्टाचार्य। उन्होंने भी बच्चों के लिए इतनी कविताएँ लिखी हैं, बच्चों की त्रासदी पर लिखी हैं। हर जगह उनकी कविताओं में बच्चे कहीं न कहीं होते हैं। तो सबसे पहले मुझे आकर्षित जब किया कविता के अनुवाद के लिए, तो वो यही था, बच्चे काम पर जा रहे। ये कितनी बड़ी त्रासदी है हमारी पृथ्वी का, और उसमें से भी उस पृथ्वी का एक कोना जो भारत है, उसमें ये बच्चे काम पर जा रहे हैं। जो गरीब देश है, वहाँ तो यह बात जायज़ है कि काम सभी को करना पड़ता है, लेकिन भारत इतना गरीब नहीं है कि वहाँ बच्चे काम पर जाएँ। बच्चे को काम पर असल में लगा दिया जाता है। हमारी ऐसी व्यवस्था हो गई है कि अगर 4 बच्चे हैं, तो उसमें से चारों के चारों को काम पर लगा दिया जाता है। उस बाल श्रमिक जो का जो कानून बना है, उसके अंतर्गत भी कहीं भी कोई नहीं मानता, चाहे वो घरवाले हों, चाहे जिन लोग बाल श्रमिकों पर से काम कराते हैं, उन पर भी वो कानून कहीं भी उनको छू कर नहीं जाती। बहुत दुःख होता है कि बच्चों को काम पर भेजा जाता है। मैं उस कविता को पढ़ रही हूँ, जो मेरे बहुत दिल के करीब है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता को राजेश जोशी जी ने जितने मन से या जितनी संवेदना से लिखा है, उतनी संवेदना से शायद मैंने भी अनुवादित करने की कोशिश की है। पहले मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ, फिर मैं इसको बांग्ला में पढ़ देती हूँ। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं।
सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति। भयानक है इससे इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। राजेश जोशी कहते हैं लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। बच्चे क्यों जा रहे हैं काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? बच्चों के लिए जो गेंदें हैं वो क्या सारी की सारी अंतरिक्ष में गिर गई हैं? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बागीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बच्चा ही क्या इस दुनिया में तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में सॉरी तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें हस्ब मामूल पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जाते पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जाते। मैं इसका बांग्ला अनुवाद पढ़ूंगी। বাচ্চারা কাজে যাচ্ছে বাচ্চারা কাজে যাচ্ছে কুয়াশায় ঢাকা পথ বাচ্চারা বেরিয়েছে কাজে সকাল সকাল বাচ্চারা কাজে বেরিয়েছে। এই হলো আমাদের সময়ের একটি ভয়ানক পংক্তি। এই হলো আমাদের সময়ের একটি ভয়ানক পংক্তি। ওর চেয়ে আরো ভয়ঙ্কর এর বিবরণ লেখা। ওর চেয়ে ভয়ঙ্কর এর বিবরণ লেখা আমাদের লেখা দরকার এই পংক্তিটিকে একটি প্রশ্নের মতো। আমাদের লেখা দরকার এই পংক্তিটি একটি প্রশ্নের মতো। কাজে কেন বের হবে বাচ্চারা? কাজে কেন বের হবে বাচ্চারা? বলগুলি কি সব পড়ে গেছে অন্তরিক্ষে? নানান রঙের বইগুলি সব কি খেয়ে ফেলেছে উই পোকারা? খেলনাগুলি সব কি চাপা পড়েছে কালো পাহাড়ের নিচে? খেলনাগুলি কি সব চাপা পড়েছে কালো পাহাড়ের নিচে? বা ভূকম্পে ভেঙে চুরমার সব মাদ্রাসার ইমারত? সব খেলার মাঠ, বাগান, বাড়ি, উঠান সব শেষ হয়ে গেল কি হঠাৎ করে? তাহলে আর কি রইল এই পৃথিবীতে? তাহলে আর কি রইল এই পৃথিবীতে? এর চেয়ে ভয়ঙ্কর এই সব জিনিসপত্র রয়েছে কিন্তু হাজার হাজার পথ পার করে এই সময় বাচ্চারা অনেক ছোট ছোট বাচ্চারা কাজে बेरिएছে। एक और कविता है जिद। जिद मुझे नहीं मिल रही है, मैं मारे जाएंगे पढ़ती हूँ। मारे जाएंगे जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे, मारे जाएंगे। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे, मारे जाएंगे। कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे, मारे जाएंगे। बशर्ते नहीं किया जाएगा किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद। बशर्ते नहीं किया जाएगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद। कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे, मारे जाएंगे।
कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे, धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर। धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर, जो चारण नहीं, जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे। जो चारण नहीं, जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में, धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेगी उन्हें, काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे, जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। इसका बांग्ला अनुवाद, मेरे ফেলা হবে। যারা এই পাগলামিতে যুক্ত নয় মেরে ফেলা হবে। যারা বিরোধিতা করবে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে তাদের। যারা সত্যি কথা বলবে মেরে ফেলা হবে। বরদাস্ত করা যাবে না কোনো জামা কারুর জামার থেকে সাদা, ওদের জামাত থেকে বেশি উজ্জ্বল ও দাগহীন। জামা যার যার দাগহীন তাদের মেরে ফেলা হবে। ঠেলে দেওয়া হবে ওদের শিল্প সাহিত্য জগতের থেকে বাইরে। যারা চারণ নয়, যারা গুণগান করবে না মেরে ফেলা হবে। ধর্মের ধ্বজা হাতে তুলে যারা যাবে না মিছিলে, গুলি বর্ষণে ওদের বিদ্ধ করা হবে, ওদের কাফের বলা হবে। ধর্মের ধ্বজা হাতে তুলে যারা যাবে না মিছিলে, গুলি বর্ষণে ওদের বিদ্ধ করা হবে, কাফের বলা হবে। সবচেয়ে বড় অপরাধ এই সময়, সবচেয়ে বড় অপরাধ এই সময় অস্ত্র ছাড়া থাকা। সবচেয়ে বড় অপরাধ এই সময় অস্ত্র ছাড়া থাকা ও নিরপরাধ হওয়া। অস্ত্র ছাড়া থাকা ও নিরপরাধ হওয়া। যারা অপরাধী না ওদের মেরে ফেলা হবে। যারা অপরাধী না ওদের मेरे फैला হবে। उनकी एक कविता अतिरिक्त चीजों की माया। इसे मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। पहले अतिरिक्त चीजों की माया। बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें हैं जिन पर राजेश जोशी जी की नजर होती है, और सच वो कहीं ना कहीं हम सबकी नजरों से फिसल जाती है, लेकिन राजेश जोशी उन्हें बहुत सादगी से, बहुत साधारण शब्दों में पकड़ लेते हैं और उन्हें लिखते हैं। तब यह लगता है कि यह तो हमने भी सोचा था, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया कि इस पर कविता बन सकती है। अतिरिक्त चीजों की मार। बाजार में लेने जाता हूँ जरूरत की कोई चीज, बाजार में लेने जाता हूँ जरूरत की कोई चीज, जो तो साथ थमा दी जाती है एक और चीज मुफ्त। तो साथ थमा दी जाती है एक और चीज मुफ्त। उस चीज की कोई जरूरत नहीं मुझे, उस चीज की जरूरत नहीं मुझे, पर लेने से इनकार नहीं कर पाता उसे, पर लेने से इनकार नहीं कर पाता उसे। और बस इसी एक पल में पकड़ लिया जाता हूँ उस अतिरिक्त के लिए जरूरत की चीजों के बीच थोड़ी सी जगह बनाता हूँ। उस अतिरिक्त के लिए जरूरत की चीजों के बीच थोड़ी सी जगह बनाता हूँ, तो जरूरी चीजों की जगह थोड़ी सिकुड़ जाती है। अतिरिक्त हमारे मन की कमजोरी को पहचानता है, अतिरिक्त हमारी मन की कमजोरी को पहचानता है। लालच धीरे धीरे पांव पसारता है, लालच धीरे धीरे पांव पसारता है। एक अतिरिक्त दूसरे अतिरिक्त को बुलाता है, एक अतिरिक्त दूसरे अतिरिक्त को बुलाता है, और दूसरा अतिरिक्त तीसरे अतिरिक्त के लिए जगह बनाता है। एक दिन सारी जगह अतिरिक्तों से भर जाए, एक दिन
सारी जगह अतिरिक्तों से भर जाए। ये कविता राजेश जोशी की है। मैं इसका बांग्ला अनुवाद पढ़ रही हूँ। অতিরিক্ত জিনিসের মায়া। বাজারে যাই, বাজারে যাই দরকারি কিছু জিনিস আনতে, কিন্তু গুছিয়ে দেওয়া হয় আর একটি আরো জিনিস এক্কেবারে মুহূর্তে। সেই জিনিসের আমার কোনো দরকারই ছিল না, সেই জিনিসের আমার কোনো দরকার ছিল না, কিন্তু নেব নাও বলতে পারা গেল, কিন্তু নেব না বলতেও পারা গেল না। বাস সেই এক মুহূর্তেই আমি ধরা পড়ে গেলাম। সেই অতিরিক্ত জিনিসের জন্য দরকারি জিনিসগুলির মাঝে, সেই অতিরিক্ত জিনিস সেই অতিরিক্ত জিনিসের জন্য দরকারি জিনিসগুলির মাঝে একটু জায়গা করে নিলাম। দরকারি জিনিসের জায়গাটা একটু ছোট হয়ে গেল। দরকারি জিনিসের জায়গাটা একটু ছোট হয়ে গেল। অতিরিক্ত জিনিস মনের দুর্বলতাগুলিকে চিনে নেয়। অতিরিক্ত জিনিস মনের দুর্বলতাগুলোকে চিনে নেয়। লোভ ধীরে ধীরে পা ছড়াতে শুরু করে। লোভ ধীরে ধীরে পা ছড়াতে শুরু করে। একটি অতিরিক্তের জন্য আরেক অতিরিক্তকে ডেকে আনে। একটি অতিরিক্ত অন্য আরেক অতিরিক্তকে ডেকে আনে, আবার দ্বিতীয়টা তৃতীয়কে, আর তৃতীয় অন্যকে ডেকে আনে আর ওদের জায়গা করে। আবার দ্বিতীয়টা তৃতীয় অতিরিক্তকে ডেকে আনে আর জায়গা করে দেয়। ये अतिरिक्त चीजों की माया एक बहुत छोटी सी सूक्ष्म सी चीज है, पर सच में बहुत लोभ, ऐसा लोभ है जिसका संवरण हर कोई नहीं कर पाता। तभी वो कहते हैं একদিন সব জায়গা, একদিন সব জায়গা অতিরিক্ত দিয়ে ভরে যায়। एक दिन सब जगह अतिरिक्तों से भर जाए। एक कविता है, कुछ कविताएं नहीं मिल रही हैं मेरे पास अभी। लैपटॉप में तो है, उसको खोलते खोलते टाइम निकल जाएगा। छोटी सी पुस्तिका मेरे पास है जिसमें से कुछ चीजें मैं, उसमें सारी कविताएं नहीं हैं। ये कविता तो नहीं मिली बांग्ला में जो है। मैंने उनकी जुनैद वाली जुनैद को मार दो कविता जो है मुझे बहुत विचलित करती है। मैंने उस कविता का भी अनुवाद किया है, लेकिन वह भी मेरे पास अभी नहीं है। एक सेकंड, मुझे अगर मिल जाती है, मैं आप सबसे माफी के साथ मैं थोड़ी सी कविता ढूंढ लूं। नहीं मिलेगी। मैं बांग्ला कविता का अनुवाद पढ़ दूं क्या? अर्पण जी नहीं दिख रहे हैं। जी आप पढ़ लें, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि लैपटॉप थोड़ी गड़बड़ है ना। जी। और जुनैद जी, कविता का बांग्ला संस्करण आपके पास है? नहीं नहीं, हिंदी है, बांग्ला नहीं है। अच्छा, हिंदी है, बांग्ला नहीं है।
आप हिंदी नहीं, वाली वो पढ़ लें, कॉपी कोई वन। बात नहीं। जी अच्छा, जी, आप पढ़ लें प्लीज। ठीक ठीक। एक जी जी। कविता अगर आपके पास हो तो आप पढ़ सकते हैं हिंदी में। तो मेरे এই এই आप पढ़ সময়টা लीजिए। जी मैंने नाम दिया था, अगर आपके पास है, शासक होने की इच्छा, जी। प्रत्येक जगह है आकाश। अगर है आपके पास तो आप पढ़ देंगे तो मैं बांग्ला पढ़ दूंगी। आप पहले बांग्ला पढ़ लीजिए, मैं एक बार देखता हूँ, पहले आप बांग्ला हाँ, पढ़ लें उसका। ठीक। जी जी। শাসক হবার ইচ্ছা। সেখানে একটি গাছ ছিল, সেখানে একটি গাছ ছিল, সেই গাছে কিছু পাখিদের বাসা ছিল, সেই গাছে কিছু পাখিদের বাসা ছিল। পাখিদের সেই জায়গাটা একটি অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। পাখিদের সেই গাছটার একটি অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়ে গেছিল। তারপর হঠাৎ একদিন পাখিরা হঠাৎ একদিন পাখিরা আকাশ মাপার পর যখন ফিরলো, দেখলো গাছটা সেখানে নেই। তারপর হঠাৎ একদিন পাখিরা আকাশ মাপার পর যখন ফিরলো, এসে দেখলো গাছটা সেখানে নেই। এরপর একদিন পাখিরা সেখানে একটি দরজা দেখতে পেল। এরপর একদিন পাখিরা সেখানে একটি দরজা দেখতে পেল। পাখিরা সেই দরজা দিয়ে আসা যাওয়া করতে লাগলো। পাখিরা সেই দরজা দিয়ে আসা যাওয়া করতে লাগলো। এরপর সেই পাখিদের নজরে পড়লো সেখানে রাখা একটি টেবিল। এরপর পাখিদের নজরে পড়লো সেখানে রাখা একখানা টেবিল। পাখিরা সেই টেবিলে বসে বসে নিজেদের ক্লান্তি দূর করলো। পাখিরা সেই টেবিলে বসে বসে নিজেদের ক্লান্তি দূর করলো। এরপর পাখিদের নজরে সেখানে রাখা একটি চেয়ারের উপরে পড়লো। তারপর পাখিদের নজর সেখানে রাখা একটি চেয়ারের উপর পড়লো। পাখিরা সেই চেয়ারে বসলো। পাখিরা সেই চেয়ারে বসলো। এরপর পাখিরা একটা দিব্য স্বপ্ন দেখলো। এরপর পাখিরা একটা দিব্য স্বপ্ন দেখলো। তারপর একদিন ওদের মনে হলো, স্বপ্ন দেখার পর তারপর একদিন ওদের মনে হলো শাসক হওয়ার ইচ্ছে ওদের মনে জাগৃত হতে লাগলো। শাসক হবার ইচ্ছে ওদের মনে জাগৃত হতে লাগলো। मिला क्या? जी जी जी। हाँ जी। मैं मित्रों, यह कविता जो हिंदी में है, जो मूल रूप से कवि ने लिखी, उसको पढ़ता हूँ। शासक धन्यवाद होने धन्यवाद। की इच्छा। शासक होने की इच्छा, राजेश जोशी। सुनाता हूँ। वहां एक पेड़ था, वहां एक पेड़ था, उस पर कुछ परिंदे रहते थे, उस पर कुछ परिंदे रहते थे। पेड़ उनकी आदत बन चुका था। फिर एक दिन जब परिंदे आसमान नाप कर लौटे, फिर एक दिन जब परिंदे आसमान नाप कर लौटे, तो पेड़ वहां नहीं था। फिर एक दिन परिंदों को एक दरवाजा दिखा। परिंदे उस दरवाजे से आने जाने लगे। फिर एक दिन परिंदों को एक मेज दिखी। परिंदे उस मेज पर बैठकर सुस्ताने लगे। फिर परिंदों को एक दिन एक कुर्सी दिखी। परिंदे कुर्सी पर बैठे
तो उन्हें तरह तरह के दिवा स्वप्न दिखने लगे और एक दिन उनमें शासक बनने की इच्छा जागने लगी और एक दिन उनमें शासक बनने की इच्छा जागने लगी। कैसे कवि राजेश जोशी इस साधारण भाषा में असाधारण बात कह जाते हैं। बहुत सुंदर। जी जी, शुक्रिया। प्लीज कंटिन्यू करें। अब एक और कविता है, प्रत्येक जायगाय रोए छे आकाश। और ये गूंज क्यों रही है आवाज? जी, मैं अपने को म्यूट करता हूं तब नहीं अच्छा गूंजेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसको ढूंढ लीजिए तब तक के। प्रत्येक जायगाय रोए छे आकाश, बोला सोनार एक माझी। बार टाइटल बतलाएं हिंदी में। हिंदी में एक बार प्रत्येक शीर्षक बतलाएं। जगह प्रत्येक आकाश है, हर जगह आकाश है, ऐसा होगा कुछ। असल जी में जी, हर मैं महीने इतने सारे अनुवाद करती हूँ ना, तो मुझे सब याद नहीं रहते। जी 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 जी, कोई बात नहीं, मैं ढूंढता हूं। जी आप जी पढ़ें जी। इसको। जी हम्म। ये काव्य कोश में मिल जाएगा। প্রত্যেক জায়গায় রয়েছে আকাশ, বলা ও শোনার মাঝে সে দূরত্ব রয়েছে। বলা ও শোনার মাঝে সে দূরত্ব রয়েছে, সেটা হলো মাঝে আকাশ। সেটা হলো তার মাঝে আকাশ। আমি পেরেক ঝোলানো শার্ট নামিয়ে গায়ে দিলাম, এর ভেতর একটু আকাশ আমার ভেতরে ঢুকে পড়ল। আমি পেরেকে ঝোলানো শার্ট নামিয়ে গায়ে দিলাম, এর এরই ভেতর একটু আকাশ আমার ভেতরেও ঢুকে গেল। আমি জুতো পায়ে দিলাম, তখন আকাশ আমায় মজার মতন পায়ে গলিয়ে নিল। আমি জুতো পায়ে দিলাম, তখন আকাশ আমায় মজার মতন পায়ে গলিয়ে নিল। নেল কাটার দিয়ে নখ কাটলাম, নেল কাটার দিয়ে নখ কাটলাম, তখন আমি এক টুকরো আকাশও কেটে ফেললাম। নেল কাটার দিয়ে আমি নখ কাটলাম, তখন আমি এক টুকরো আকাশও কেটে ফেললাম। আকাশ হলো একটি অবিভাজিত বিতান। আকাশ হলো একটি অবিভাজিত বিতান। আকাশ যে কোনো কোণ হতে শুরু আর কোথায় ওর শেষ। আমি দরজা খুলে ঘরে ঢুকি ও সিঁড়ি ভাঙি, আর আকাশ গেঁথে চলি। আকাশ হলো একটি অবিভাজিত বিতান। আকাশ যে কোন কোন হতে শুরু আর কোথায় শেষ। আমি দরজা খুলে ঘরে ঢুকি ও সিঁড়ি ভাঙি, আকাশ গেঁথে চলি। আর আকাশ গেঁথে চলি। আকাশ প্রত্যেক জায়গায় কিন্তু একটা অনুপ্রবেশকারী। আকাশ প্রত্যেক জায়গায় রয়েছে কিন্তু একটা অনুপ্রবেশকারী। जी, बहुत मिला? सुंदर अनुवाद। बहुत सुंदर अनुवाद मिता जी। और कितनी समझ में आ मीठी गया? भाषा है बांग्ला। मिल गई है कविता। जी। बहुत ही मीठी भाषा और बहुत अच्छे से आप उसको पढ़ भी रही हैं। उदय भानु पांडे जी की यह प्रतिक्रिया भी आ रही है, एक्सेलेंट रेंडरिंग। अच्छा लग रहा है आपसे जी इन कविताओं को सुनना। और मैं पढ़ता हूँ इसका हिंदी रूप। जी जी जी। हर जगह आकाश, हर जगह आकाश, बोले और सुने जा रहे के बीच जो दूरी है। बोले और सुने जा रहे के बीच जो दूरी है, वह एक आकाश है। मैं खूंटी से उतार कर एक कमीज पहनता हूँ। मैं खूंटी से उतार कर एक कमीज पहनता हूँ और एक आकाश के भीतर घुस जाता हूँ। मैं जूते में
अपना पाँव डालता हूँ और एक आकाश मोजे की तरह चढ़ जाता है मेरे पाँवों पर। नेल कटर से अपने नाखून काटता हूँ तो आकाश का एक टुकड़ा कट जाता है। नेल कटर से अपने नाखून काटता हूँ तो आकाश का एक टुकड़ा कट जाता है। एक अविभाजित वितान है आकाश, जो न कहीं से शुरू होता है न कहीं खत्म। मैं दरवाजा खोल कर घुसता हूँ अपने ही घर में और एक आकाश में प्रवेश करता हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ और आकाश में धंसता चला जाता हूँ। आकाश हर जगह एक घुसपैठिया है। आकाश हर जगह एक घुसपैठिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण कविता, और कोई भी बड़ा लेखक ऐसा ही घुसपैठिया होता है। वह हर जगह घुसता है, अपनी बात कहता है, अपने मतलब की बात निकालता है, सुनाता है और उसका एक लंबा वितान भी गढ़ता है। राजेश जोशी जी अपने पद्य में, गद्य में भी यही काम करते हैं। जी मीता जी, माइक को ऑन कर अगली जी। अगली कविता है यही समय। मैं कविता पढ़ूंगी, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा इसका जी शीर्षक जी এই সময়টা। এখন মূর্তি বিসর্জনের সময়। এখন মূর্তি বিসর্জনের সময়। মূর্তি সব বিসর্জন হচ্ছে। মূর্তি সব বিসর্জন হচ্ছে। মাথায় শুধু নিস্তব্ধতা। মাথায় শুধু নিস্তব্ধতা। মস্তিষ্কে নেই কোনো বিচারের ঘোরাফেরা। মস্তিষ্কে নেই কোনো বিচারের ঘোরাফেরা। মনের ভেতর নেই কোনো ভাবনা। মনের ভেতর নেই কোনো ভাবনা। কালো জলে শুধু মূর্তির মুকুট ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে। কালো জলে শুধু মূর্তির মুকুট ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে। लगता है अर्पण जी को नहीं मिली होगी वो कविता। मैं है, दूसरी मिल गई बांग्ला है, मिल मिल गई चलिए है, चलिए। लेकिन मुझे लगा कि लोग समझ हम्म, रहे होंगे, इसलिए मैं चुप रहा। तो मैं पढ़ ही नहीं लेता नहीं, हूँ। पढ़ दीजिए, छोटी सी पढ़ कविता है। लेता हूँ। जी जी। यह समय बहुत ही लोकप्रिय कविता। यह मूर्तियों को सिराए जाने का समय है। मूर्तियां सिराई जा रही हैं। दिमाग में सिर्फ एक सन्नाटा है। मस्तिष्क में कोई विचार नहीं, मन में कोई भाव नहीं। काले जल में बस मूर्ति का मुकुट धीरे धीरे डूब रहा है। डूब रहा। जी जी जी, अब ये अगली कविता है जिद। अर्पण जी अगर ढूंढ लें तो अच्छी बात। जी। आज थोड़ा सा मेरी सहायता कर दें। नहीं, मुझे भी अच्छा लग रहा है जी जी पढ़ते जी, हुए। जी पर ये अच्छा लग रहा है और ऐसा होना चाहिए। अपन जो एक अकेले को स्क्रीन पे छोड़ देते हैं ना, कई बार वो अजीब सा लगता है, क्योंकि दर्शक भी नहीं दिखते, श्रोता भी नहीं दिखते, तो अकेले अकेले ऐसा लगता है दीवार से बात कर रहे अनजाने में ही कुछ अच्छा हो रहा है, ऐसा मान हैं। लिया जी जी जाए। जी जी जी।
चलिए जिद को पढ़ते हैं। जी। इसको बांग्ला में पढ़ती हूँ मैं। হতাশা নাই, সরি সরি, হতাশা তাই না তুমি, गूंज रही है आवाज, थोड़ी बंद कर दीजिए। मैं बंद करता हूँ। হুম। হতাশা তাই না তুমি আমায় আজ মাফ করে দিও। তোমার জন্য প্রিয় সময় বের করতে পারবো না আজ একটু আমি। তোমার জন্য প্রিয় সময় বের করতে পারবো না আজ একটু। আজ যে আমার একটা জরুরি মিটিং, তাই যেতেই হবে। আজ আমার একটি জরুরি মিটিং, তাই যেতেই হবে। আমি এও জানি তুমিও অন্যদের মতন সেই কথাই বলবে। আমি এও জানি তুমি অন্যদের মতো সেই কথাই বলবে যা ওরা ওদের জন্য আকসার বলে থাকে। এই গোনাগুনতি মানুষগুলির ক্ষমতা বা এমন কি, আর ওদের কথা কেই বা সমাজে শোনে। এই গোনাগুনতি মানুষগুলির ক্ষমতা বা এমন কি, আর ওদের কথা কেই বা সমাজে শোনে। ওদের কিছু করলে কি এই পৃথিবীতে কিছু বদল ঘটবে? ওদের জন্য কিছু করলে কি এই পৃথিবীতে কিছু বদল ঘটবে? কিন্তু অনেকবার ওদের ও নিজের কাজ ও প্রচেষ্টা আমার নিরর্থক মনে হয়। তাহলেও একটা জেদ লেগে থাকে ওরা নিজেদের কাজে। তাহলেও একটা জেদে লেগে থাকে ওরা নিজেদের কাজে। যদি কোথাও কোনো ঘটনা ঘটে, পৃথিবীর যে কোনো কোনায় হয়েছে অন্যায়, কোনো অত্যাচার, কোনো দাঙ্গা বা কোনো দুর্ঘটনা, ওরা কাজে লেগে পড়ে তৎকাল। ওরা কাজে লেগে পড়ে তৎকাল, সূচনা দিতে বেরিয়ে যায় সব চেনা পরিচিতদের। আর হামেশাই মুফতে বা সস্তা কোনো জায়গায় বা কোনো বন্ধুর বাড়ি বা কোনো সার্বজনিক উদ্যানে ডেকে আনে একটি মিটিং। ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করে সেই গভীরভাবে, বিরুদ্ধে বা পক্ষে। এরপর পারিত করে নেয় ওরা প্রস্তাব। নিজেদের মিটিং এর ওরা নিজেরাই খবর তৈরি করে নেয়। নিজেদের মিটিং এর ওরা নিজেরাই খবর তৈরি করে নেয়, তারপর নিজেরাই গিয়ে দিয়ে আসে খবরের কাগজে, প্রতিবাদের ছোট্ট কাগজের খবর। কখনো কখনো কিছু কাগজে সিঙ্গেল কলমে ছাপা হয়, কিন্তু আকসার ছাপাও হয় না, ওরা পড়েই থাকে। অনেকবার অবসাদ ঘিরে ওদেরও মনে হয় যে ওদের আওয়াজ কেউ শোনে না সমাজে। অনেকবার অবসাদে ঘিরে ধরে ওদেরও মনে হয় কি ওদের আওয়াজ কেউ শোনে না সমাজে। হতাশা, আমি অনেকবার তোমায় ওদের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি। হতাশা, আমি অনেকবার তোমায় ওদের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি, তারপর অসহায় ভাবে ফিরতেও দেখেছি। আমি দেখেছি তোমার খপ্পরে ওরা বেশিক্ষণ থাকে না। আমি দেখেছি তোমার খপ্পরে ওরা বেশিক্ষণ থাকে না। ওরা কখনো কখনো বড় মোদ্দায় মিছিল বের করে। ওরা কখনো কখনো বড় মোদ্দায় মিছিল বের করে। जी। और यह कविता काफ़ी हद तक बांग्ला में भी संप्रेषणीय है उन लोगों के लिए भी जो बांग्ला कम समझते हैं। और मित्रों, हमें मीता जी से उनका आलेख भी सुनना है जो इन्होंने राजेश जोशी जी की कविताओं पर लिखा है। समय भी हुआ है तो क्यों नहीं मीता जी कविता पाठ के इस चरण को यहीं पर रोकते हुए हम जी जी अब उस आलेख की ओर बढ़ते हैं। किस तरह से मीता दास जी राजेश जी की
कविताओं पर विचार करती हैं, इसको जानते हैं और फिर कार्यक्रम को विराम देंगे। मगर पहले उस आलेख को सुनते हैं। मीता जी। यह आलेख मैंने अनिल त्रिपाठी जी के कहने पर राजकमल से प्रकाशित एक संकलन है। उसमें राजेश जोशी जी के 75वें जन्मदिन के लिए उन्होंने संकलित की थी, पर 75वें जन्मदिन पर तो यह प्रकाशित नहीं हो पाई कुछ कारणों से। 76वें जन्मदिन पर मतलब इस 18 जुलाई को या 17 जुलाई को इसका विमोचन हुआ। इस संकलन में मेरा ये आलेख संकलित है। मैं इसे आपके सामने पढ़ रही हूँ। जितना समझ पाई मैं उतना, खैर समझ तो मैंने बहुत ही ज्यादा समझी हूँ उनको, क्योंकि मैं हम शायद एक ही तरह के उनकी पीढ़ी, उनकी क्या कहना चाहिए, पीढ़ी के तो नहीं, उनसे सीखते हुए कवि हैं हम। एक ही धारा, विचारधारा जिसको कहते हैं, तो उनको समझना, सुकांत को समझना, नवारुण को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसलिए मुझे की कविताओं का अनुवाद करते वक्त भी ज्यादा मुश्किलें नहीं आई। मुझे नवारुण की कविताओं को भी अनुदित करते हुए मुश्किल नहीं आई। हाँ, हो सकता है व्याकरण की थोड़ी अशुद्धियां हो, क्योंकि बंगाली होने के नाते स्त्रीलिंग पुल्लिंग का थोड़ा मतलब झोल रह ही जाता है। मैं यह आलेख पढ़ रही हूँ। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। शीर्षक है काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है गेंदें। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गई हैं उनके सारे खिलौने। यह एक वाजिब चिंता जो कवि राजेश जोशी जी के मन और जेहन को मुझती है, और वे कह उठते हैं, यह हमारे समय की भयानक पंक्ति है कि बच्चे काम पर जाते हैं। राजेश जोशी जी लगभग पिछले 4 दशकों से लगातार लिख रहे हैं। वे जन कवि धूमिल के या जनवादी परंपरा के कवियों में एक प्रमुख नाम है। लेकिन राजेश जोशी बहुविध सृजनकार हैं। उन्होंने कविताएं भी लिखी, आलोचनाएं भी लिखी और गद्य भी प्रमुखता से लिखी। उनकी भाषा शैली में एक अनोखापन दिखता है। वे सपाट लहजे में और कम शब्दों में बड़ी बात कह देने का हुनर रखते हैं। राजेश जोशी एक कवि, गद्यकार, नाटककार और पार्टी के कार्यकर्ता, क्या कहूँ, खूब नफासत पसंद एक कद्दावर इंसान है। कद्दावर इसलिए कह रही हूँ कि कविता उनकी इतने शानदार और इतनी सुगठित होती हैं कि हम उनको पढ़ने में खो से जाते हैं। वे कविताओं या गद्यों में कहीं भी फुहड़ता से पेश नहीं आते, और न ही मशीनी कारीगरी या कलम के पेचोखम में ही वे उलझते हैं। सीधी साफ भाषा जो लोगों के दिलों तक पहुंचे और वापस ना आए, सीधे दिलो दिमाग में उतर जाए, ऐसी ही भाषा का प्रयोग करते हैं। राजेश जोशी की कविताओं को पढ़ते हुए मुझे अक्सर महसूस होता है उनकी कविताओं में एक दबा हुआ गुस्सा है, या एक दूसरे के धर्म या समाज में खत्म होते मनुष्य के प्रति सहानुभूति से विचलन को, या खत्म होते हुए सौहार्द को महसूस कर, समझ कर परिभाषित करने वाला एक गुस्सैल कविता का हथियार लिए हुए मुझे हमेशा दिखता है। उनकी वो कविता की लाइन है, धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में। धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेगी उन्हें
काफिर करार दिए जाएंगे। पर जब उनसे रूबरू होती हूँ तो उनके चेहरे में एक भोली मुस्कान खेलते हुए देखती हूँ। एक विचार जैसे ही कोमल और संवेदनशील मन में कौंधता है, तब वह कुछ अंध अक्षरों के झुंड में तब्दील हो जाते हैं, और यही विचार उनकी विचारधारा को संग लेकर एक कविता में समा जाती है। कुछ ऐसे ही घटता हुआ दिखाई पड़ता है कवि राजेश जोशी की कविताओं में मुझे। एक शायर जिसका नाम वली दक्नी था, एक शायर जिसका नाम वली दक्नी था, का मजार तोड़ डाला। वह वह हिंदी उर्दू की साझी विरासत का कवि था, जो लगभग 4 सदी पहले हुआ था, और प्यार से जिसे बाबा आदम भी कहा जाता था। हालांकि इस कारनामे का एक दिलचस्प परिणाम सामने आया कि वह कवि, जो बरसों से चुपचाप अपनी मजार में सो रहा था, मजार से बाहर आ गया और हवा में फैल गया। 21वीं सदी के इस शुरुआती साल में एक दूसरे कवि ने, जो मजार को तोड़ने वालों के सख्त खिलाफ था, किसी तीसरे कवि से कहा, मैं दंगाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं दंगाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने वली की मजार की मिट्टी को सारे मुल्क की मिट्टी, हवा और पानी का हिस्सा बनाया। ये कविता राजेश जोशी जी की है। हमारे देश यानी भारतवर्ष को सांप्रदायिकता के ने एक जहर ने एक लपटों की धौंकनी से उठता हुआ चूल्हा बना दिया है, जिस पर धर्म की हांडी पर मानव रक्त या देह पकता है और गंधाता है पूरे वातावरण में। जब कोई भी कवि चुप नहीं बैठ सकता, न राजेश जोशी, न मंगलेश डबराल, न असद जैदी, न गौहर रजा और न ही मदन कश्यप। नए कलमकारों की भी कलम चली, और वे भी तड़प उठे इस ज्वाला में। कुछ कविताएं जैसे मैं यहाँ दर्ज कर रही हूँ। एक मुल्क में गुजरात नाम का सूबा था। दूसरी कविता है गुजरात के मृतकों का बयान। तीसरी कविता सलाम अरे आसिफा, तुमको मेरा और तुम्हारी खाला को सलाम पहुंचे। चौथा, नया लिबास पहनकर ये क्यों सोचते हो कि सारे खून के धब्बों से तुम छुपा लोगे। ये आज की परिस्थिति ऐसी ही है जिस पर राजेश जोशी ने कभी कविता लिखी थी। क्योंकि वह जुनैद था, जुनैद को मार डालो। ये कुछ सालों पहले की ही कविता है, कुछ सालों पहले की घटना है, और एक कविता है जुनैद के बहाने। आप देखिए, सारी कविताएं जो हैं वो अ, एक सौहार्द की बात करते हैं उनकी कविताओं में, कि जो धीरे धीरे समाज में यह चीज लुप्त होती जा रही है, उस पर कवि की कितनी चिंता है। ऐसी कितनी ही कविताएं मंडरा जाती है जिहन में, और सोचते रह जाते हैं हर रोज हो रहे संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता की हत्या के बारे में। उन उनमें से वली दखनी भी एक मारक कविता है। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। यह आज की सच में भयानक, आज के दौर में भयानक सच है। यह लाइन जो राजेश जोशी जी के कलम से निकली है। राजेश जोशी जी कहते हैं, 21वीं सदी के पहले दहाई के शुरुआती दिनों में, जब बर्बरता और पागलपन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा था, तब एक शायर का मजार तोड़ डाला गया। वो था वली दक्नी का मजार, जिस पर कविता मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी, जिसे बाबा आदम के नाम से बुलाया जाता था। ऐसा होने पर सब खुश थे कि शायर बरसों से अपनी मजार पर चुपचाप लेटा था, मजार से बाहर आया और पूरी फिजा पर फैल गया। यह कविता मुझे जरा गद्यात्मक लगी, पर कवि की कविताई ने मुझे घेर लिया।
कवि का इस कविता में यह कहना, जिन्होंने मजार तोड़ा वे केवल शरीर ही थे, आत्माएं उनके पास नहीं थी। और कवि यह भी कहते हुए नहीं चूकते, अगर उनका बस चलता तो वे प्लास्टिक सर्जरी से अपनी शक्लों को हिटलर या मुसोलिनी की शक्ल में ढाल लेते। कवि कहते हैं, मुझे माफ करना, मैं बहक जाता हूँ, भटक जाता हूँ और अच्छा किस्सा गो भी नहीं हूँ। एक दिन कोर्स की किताबों से वली दक्कनी वाला सबक निकाल दिया गया। कोर्स से फिर भी उन्हें सुकून नहीं मिला। तब उन्होंने पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को बुलाया और कहा, इस शायर को इतिहास से बाहर निकाल दो। कवि चिंतित था कि इतिहास से सभी बाहर किए जाएंगे और इसमें कोई शक भी नहीं, एक एक कर सभी बाहर किए जा रहे हैं और पुराने नाम बदले जा रहे हैं। देखिए कवि की कितनी बड़ी चिंता, जो एक आम आदमी के दिल में भी यही चिंता है, लेकिन वह मुंह खोल नहीं पाता आज के दौर में। इस तरह हम एक एक करके बाहर कर दिए जाएंगे। एक बौद्धिक अंधकार मौका लगते ही सारे देश को हिंसक उन्माद में झोंक देता। और कवि कह उठते हैं, वे अंधेरे समय में अंधेरे के गीत गाते थे। अंधेरे के लिए यह सबसे बड़ा खतरा था। शताब्दियों पहले दफनाया जा चुका कोई तानाशाह अपनी टांगे और जूते कब्र में भूलकर हड़बड़ी में जैसे आ गया हो आधा बाहर। कितनी ही कविताओं में उन्होंने यह बताने या समझाने की कोशिश की है कि मेहनत और मेहनत कशों के बिना ये धरती कितनी सूनी और जीव प्रतीत होती है। इन विचारों से ओतप्रोत हमें कई कविताएं याद आती हैं। ताला सुधारने वाले, बिजली बनाने वाले, रंगरेजों का कमाल, उस प्लम्बर का नाम क्या है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, और भी कई कविताएं हैं। स्त्री विमर्श को लेकर भी राजेश जोशी जी ने अपनी कलम चलाई। वे कभी भी नारी की महिमा को अन्य कवियों की तरह नहीं आंकते, न बखानते। वह एहसास दिलाते हैं कि स्त्री का कद छोटा नहीं, अपितु हम जैसा ही है, वे उन और वे काम उनका है, वे सुचारू रूप से वहन करती ही हैं और हमारे बाकी के काम के बगैर कहे उन्हें याद रहते हैं। जैसे उनकी कविता है, जैसे उस प्लम्बर का नाम। स्त्री हमेशा उनके समानांतर खड़ी दिखती है। जैसे आप कोई बात, कोई काम या किसी का नाम भूल रहे हों, पर स्त्री को सब याद रहता है। वे कहते हैं, स्त्रियां ही उन लोगों के बारे में ज्यादा जानती हैं जो आड़े वक्त पर काम आते हैं, जो जीवन की छोटी मोटी गड़बड़ियों को तुरंत तुरंत नहीं, गड़बड़ियों को दुरुस्त करने का हुनर जानते हैं। पत्नी जानती है कि 4 दिन पहले जमादारिन के यहाँ बच्चा हुआ है और वो अपने बच्चे के लिए हमारी बेटी के बचपन के कपड़े निकाल रही थी। उस वक्त उसे याद था प्लम्बर का नाम। यह कविता शायद बहुत उनके दिल के करीब है, क्योंकि मेरे ख्याल से यह कविता उन्होंने अपनी पत्नी पर ही लिखा था। उसे प्लम्बर का नाम याद है। स्त्री चेतना पर उनकी दृष्टि साफ और सुघड़ है। वे स्त्री को कभी भी अपनी रचनाओं में कमजोर नहीं पाते और वे उन्हें दृढ़ चेता दर्शाना नहीं भूलते। वे स्त्री को दीनहीन न बताकर उसे एक सजग मेहनती के रूप में गढ़ते हैं अपनी रचनाओं में। उन्हें अधिक महत्वाकांक्षी भी नहीं दर्शाते। वे अपना घर द्वार, चूल्हा चौका और ना जाने कितने कामकाज छोड़कर आई हैं। आज कुछ स्त्रियों आज कुछ स्त्रियों एक मिनट, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गई। दृढ़ चेता दर्शाना नहीं भूलते। वे स्त्री को दीनहीन न बताकर उसे एक सजग मेहनती के रूप में गढ़ते हैं। अ- अपनी रचनाओं में उन्हें अधिक महत्वाकांक्षी भी नहीं दर्शाते। उनकी एक कविता है, रैली में स्त्रियां।
ये कविता उनकी कविता संग्रह चांद की वर्तनी में है। वे अपना घर द्वार, चूल्हा चौका और ना जाने कितने काम काज छोड़कर आई हैं। आज कुछ स्त्रियों के गोद में उनके दूध पीते बच्चे हैं, जो बीच बीच में गुनगुनाने लगते हैं। इस कविता को पढ़ते हुए मैं हर मजदूर स्त्री और रैलियों में चल रही या शाहीन बाग की स्त्रियों में कोई अंतर नहीं ढूंढ पाती। कितना मान देते हैं वे स्त्रियों को अपनी कविताओं में। वे कहते हैं कि कितना दोहरा जीवन जीती हैं ये स्त्रियां, अपने अधिकारों के खातिर और अपने पारिवारिक संतुलन बनाए रखने के खातिर। ये कामकाजी स्त्रियां अगर एक दिन के लिए भी अपना काम बंद कर दें, तो सारा का सारा सामाजिक व्यवस्था पर एक करारी चोट पहुंचेगी। चांद राजेश जोशी जी का प्रिय बिंब है कि हर दूसरी कविता में चांद की उपस्थिति भिन्न हो जाती है। और खास बात यह है कि उसने जितने भी बिंब आए हैं, उनमें एक गजब तरह का रोमानी सम्मोहन भी है। उनका एक पूरा काव्य संकलन ही है चांद की वर्तनी। राजेश जोशी की कविताओं का जितना मजबूत पक्ष उनकी सामाजिक सांस्कृतिक चेतना है, उतना ही मजबूत मानवीय और प्राकृतिक प्रेम की है। प्रारंभिक दो संग्रहों एक दिन बोल पड़ेंगे पेड़ और मिट्टी का चेहरा में प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति सम्मोहन का भाव काफी प्रमुखता से अभिव्यक्त हुआ है। पेड़ पौधे, पक्षी, पहाड़, नदियां, तालाब और पत्थर, उनके बहुत सारे बिंब उन अपने सौंदर्यात्मक स्वरूप में व्यक्त हुए हैं। यही बाद में संग्रहों में उन बिंबों में आते हैं कि कवि का मन आहत सा हो गया दिखता है। चांद की वर्तनी नामक संग्रह की किस्सा उस तालाब का शीर्षक कविता में प्राकृतिक सौंदर्य के नष्ट होने से आहत एक कवि के मन की बेचैनी को साफ देखा जा सकता है। कविता के भीतर उन्हें देखना हो तो मैं और सलीम और 59 साल, यह कविता, और या मेरठ 87, या जब तक मैं एक अपील लिखता हूँ, और बर्बर सिर्फ बर्बर थे, जैसी कविताएं देखी जा सकती। और इसी तरह राजेश जोशी जब अपने समय की विडंबनाओं की ओर इशारा करते हैं, तो बच्चे काम पर जा रहे हैं जैसी कविता बनती है, जिसे भी की सारी देश की इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि देश का भविष्य बाल मजदूरी करने पर विवश है। जिस उम्र में एक बच्चे को अपने भविष्य के सपने बुनने चाहिए, उस उम्र में वह परिवार का बोझ ढोने को विवश है। जिन हाथों में किताब होनी चाहिए, उन कोमल हाथों में छेनी, हथौड़ा या फिर झाड़ू है। राजेश जोशी आज की कविता के उन महत्वपूर्ण कवियों में से हैं जिसने समकालीन कविता की पहचान बनी। आज बात केदारनाथ यह बात केदारनाथ सिंह ने कही थी। वे कहते थे कि राजेश जोशी की कविताओं को पढ़ना एक पीढ़ी और उनके समय के 10-15 साल पीछे की कविताओं और उनसे जुड़ी बहसों के बारे में सोचना है, और इतने ही साल आगे की कविता और उनकी मुश्किलों की ओर ताकना भी। राजेश जोशी जी अपने एक विशाल साक्षात्कार में कहते हैं कि वे कविता बचपन से लिखते हैं। ये इनकी साफ गोई की मिसाल है। कविताएं पर वे कविताएं होती थी, इस पर उन्हें संशय है। कारण कई हैं। इनमें से एक, काव्य सम्मेलन सुनकर जब वे घर लौटते थे, तो किसी कवि से इम्प्रेस होकर उनके जैसे 2-4 लाइनें लिख मारते थे। कहते हैं, मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, इसलिए कविता के व्याकरण के बारे में बिल्कुल ढीला हूँ। कविताएं या कहानियां जो मेरी पकी, वे सब वेणुगोपाल कवि थे वेणुगोपाल जी, और अशोक आत्रे जो कि कहानीकार हैं, के भोपाल आने के बाद, उनके संपर्क गाढ़े होने के बाद ही हुए। बिंब क्या होते हैं, कविता की क्या क्या तत्व होने चाहिए, इन सभी से मैं कोसों दूर था। पर धीरे धीरे वेणुगोपाल ने मुझे कविता लिखवा लिया। काव्य संकलन जिद की भूमिका में उन्होंने लिखा, आग,
पहिया और नाव की ही तरह भाषा भी मनुष्य की एक अद्वितीय आविष्कार है। इस अर्थ में भी अद्वितीय कि यह उसकी देह और आत्मा से जुड़ी है। भाषा के प्रति हमारा व्यवहार वस्तुतः जनतंत्र और पूरी मनुष्यता के प्रति हमारे व्यवहार को ही प्रकट करता है। हम एक ऐसे समय से रूबरू हैं जहां वर्चस्वशाली शक्तियों की भाषा में उद्दंडता और आक्रामकता अपने चरम पर पहुंच रही है। बाजार की भाषा में हमारे आपसी व्यवहार की भाषा को कुचल दिया है। विज्ञान की भाषा में कविता के उम, विज्ञान की भाषा में कविता से बिंबों की भाषा को छीनकर फूहड़ और अश्लीलता की हदों तक पहुंचा दिया है। इस समय अंतर्विरोधों और विडंबनाओं को व्यक्त करने और प्रतिरोध के लिए नए उपकरण तलाश करने की बेचैनी हमारी पूरी कविता की मुख्य चिंता है। इसमें कई बार निराशा ही हाथ लगती है और उदासी भी, लेकिन साधारण जन के पास जो सबसे बड़ी ताकत है और जिसे कोई बड़ी से बड़ी वर्चस्वशाली शक्ति और बड़ी से बड़ी असफलता भी उससे छीन नहीं सकती, वह है उसकी जिद। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ये कविता की पंक्तियां हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो रहा है, कभी भी फिसल जाती है राष्ट्राध्यक्ष की जबान। कब किसकी जबान फिसल जाएगी कोई नहीं जानता। श्लोक को धकिया कर गिरा देती है फिसल कर आती गालियां। गड्डमड हो गए हैं सारे शब्द, वाक्य से फिसल कर बाहर गिर रहे हैं उनके अर्थ। ऐसी कुछ भाषा बची है हमारे पास जिसमें कोई किसी की बात नहीं समझ पाता। संवाद सारे खत्म हो चुके हैं, स्वागत कर रहा है नाटक का हर पात्र। समकालीन कविता में राजेश जोशी सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। भोपाल की त्रासदी पर लिखी गई उनकी जितनी कविताएं हैं, उनके भीतर एक उच्च आत्मीयता बोध मौजूद है जो पाठक को अंदर तक भेदती है। यह आत्मीयता निरी भावुक न होकर आलोचनात्मक रुख के साथ व्यक्त हुई है। उनकी कविताएं जीवन के मूल्यों की कविताएं हैं। भोपाल गैस त्रासदी एक ऐसी घटना है जिस पर सारे कवियों ने बहुत सारी कविताएं लिखी, लेकिन भोपाल गैस त्रासदी पर राजेश जोशी की कविताएं हमें अब भी बेचैन करती हैं। इस कविता में वे लिखते हैं, कुछ दिनों बाद वहां घास उग आई, कुछ दिनों बाद वहां घास उग आएगी, कुछ दिनों बाद मिट्टी कड़ी हो जाएगी, वहां नमक और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाएगी। जहां दफनाए गए थे 2 दिसंबर की रात मारे गए लोग। एक और कविता की कुछ लाइनें ऐसी हैं, अब यहाँ कोई नहीं रोता, अब यहाँ कोई नहीं रोता, बहुत और और आगे है, लोग बहुत जल्दी यहाँ थक जाते हैं और बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। एक शंका रह रहकर शहर का चक्कर काटती है, एक डर लोगों के साथ साथ चलता है परछाई की तरह हर वक्त। हवा गुजरती है बच्चों की कब्रों को छूती हुई, हवा गुजरती है बच्चों की कब्रों को छूती हुई और एक खरखराता हुआ शब्द गूंजता है उन्हें गले से, जैसे कोई बच्चा आखिरी बार पुकार रहा हो, माँ अब यहाँ कोई नहीं रोता। इतनी संवेदना भरी है इस कविता में। यह कविता भोपाल शोक गीत 1984, कोई नहीं रोता, कोई भूल सकता है भला, कविता कविता का अंश था। राजेश जोशी आज के समय के एक महत्वपूर्ण ही नहीं जरूरी कवि हैं। मुझे उनकी कुछ कविताओं का बांग्ला में अनुवाद करने का मौका मिला और वे कविताएं बांग्ला पत्रिकाओं में छपी हैं। उनकी हर कविता भीतर तक मुझे सिहरा देती है। मुझे उनका किस्सा कोता, जो एक डायरी नुमा, एक गप्पी की डायरी जिसे वे उपन्यास नहीं मानते, पढ़ने का मौका मिला।
बेहद उम्दा लेखन शैली, उनमें उन्होंने उन पात्रों को शामिल किया जो इतिहास के पात्र ना होते हुए भी उनकी ज़िंदगी से सीधे जुड़े हुए हैं। पूरे नरसिंहगढ़ की रियासत को उन्होंने उकेर कर रख दिया है, उस किस्सा को ताहम में। और इस समय मुझे राजेश जोशी की यह कविता बेहद याद आ रही है। शायद यह समय ही कुछ ऐसा है जिसकी आहट राजेश जोशी जी ने पहले से सुन ली थी। यह समय यहाँ मूर्तियों को सिराए जाने का समय है। मूर्तियां सिराई जा रही हैं। दिमाग में सिर्फ एक सन्नाटा है। मस्तिष्क में कोई विचार नहीं, मन में कोई भाव नहीं। काले जल में बस मूर्ति का मुकुट धीरे धीरे डूब रहा है। यह मेरी मेरा आलेख था जो राजेश जोशी जी के लिए लिखी थी। अ, जी राजेश जी जी, राजेश हाँ, कुछ जोशी कह जी रही थी। जी हाँ जी एक जगह उन्होंने कहा, पद्य की तरह गद्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक जगह वो कोड करते हैं, जो सुकांत की लाइन है, भूख के राज्य में क्या सचमुच भूख के राज्य में क्या पृथ्वी सचमुच गद्यमय है। वे कहते हैं अब सिर्फ गद्य ही एकमात्र संभावना है। अगर कहीं कुछ अच्छा और उल्लेखनीय हो रहा है तो वह सिर्फ गद्य में हो रहा है। या मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ कि गद्य में तो हो ही रहा है, लेकिन कविताएं भी थोड़ी गद्यात्मक हुई जा रही हैं। यहाँ पर उनकी चिंता सुकांत की चिंता से बहुत मिलती जुलती लगी। और बाकी आगे आप अर्पण जी। अनम्यूट करिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए। और इससे धन्यवाद। राजेश जोशी जी की कविताओं को समझने में निश्चय ही हमारे साथियों को मदद मिलेगी। और ख़ास बात यह कि मीता दास जी की जो अपनी दृष्टि है, एक आलोचक की, एक लेखक की, वह एक अनुवादक की, उससे हम आज जान पाए। इन कविताओं के बहाने कई और कविताओं की, कई और काव्य प्रवृत्तियों की भी चर्चा हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मित्रों, जो लोग हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, जिनकी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, उनके नाम ले लूं। मदन बिष्ट जी, श्रद्धा सुनील जी, विवेक मिश्र जी, कौशल किशोर जी, के पी शाह जी, सरोज कौशिक, उदय भानु पांडे जी, रंजना पोहनकर जी, स्मिता शर्मा जी, और और रश्मि पाठक जी, अनिल त्रिपाठी जी, फारूक आफरीदी जी, और तमाम मित्रगण। संभव है कुछ एक के नाम छूट भी जाएं। और मित्रों, हम लोग इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। कुछ एक चित्र को देख लेते हैं जो हमें मीता दास जी की ओर से और अन्य साथियों की ओर से प्राप्त हुए हैं। यह नई पुस्तक, जिसका कुछ दिन पूर्व ही लोकार्पण हुआ भोपाल में, जिसमें मीता जी का यह आलेख भी संकलित है, अनिल त्रिपाठी जी के संपादन में आई पुस्तक कवि की वर्तनी राजेश जोशी पर एकाग्र। और जो बात मीता जी ने शुरुआत में कही, संस्मरणात्मक बातें, उससे जुड़ी कुछ एक छवियां भी हमारे पास हैं। मीता जी अगर कुछ चाहें तो इस पर कुछ कहें। जी जी इसमें प्रतिभा जी दिख रही हैं। प्रतिभा गोटीवाल, वो कविताएं भी लिखती हैं, कहानी भी लिखती हैं, भोपाल में ही रहती हैं और मराठी से हिंदी में अनुवाद भी करती हैं। वाह। और दूसरी हैं संध्या कुलकर्णी जी। वो मूल रूप से कोंकणी है, नहीं, कर्नाटकीय हैं। हाँ, और वो बहुत अच्छी अनुवादक भी हैं और बहुत अच्छी कवित्री भी हैं और बहुत अच्छी आलोचक भी हैं। वाह।
तो ऐसी लोगों ने मुझे राजेश जोशी जी से मिलाया। मैं हमेशा ही इन लोगों का आभार मानूंगी कि मैं शायद अकेले नहीं जा पाती, इनका साथ जाने से अपने आप को उतना सहज कर पाई उनकी। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सहज नहीं हो पाऊंगी, लेकिन राजेश जोशी जी इतने सहज हैं कि पहली बार लगा मैं कि कवि को या किसी उसको इंसान को इतना ही सहज होना चाहिए, अपने जूनियरों के प्रति उतना ही आदर भाव या स्नेह उनका होना चाहिए। वो चीज राजेश जोशी में भरपूर है। बस इतना ही कहना मुझे। जी जी। और जो मित्रगण बाद में जुड़े हैं उसके लिए थोड़ा बतला दीजिए, यह इस चित्र की अवधि, इस मुलाकात की अवधि, वर्ष वर्ष मुझे याद नहीं आ रहा है। अंदाज। मुझे 4-5 साल, 5 साल हो गए, 5 या 6 साल, जी 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 जी। है ना। ठीक है। मेरी मेमोरी में नहीं है ये। जी जी। आ, और आगे बढ़ते और हैं, एक चित्र और है जी जी। जी, उसको देख लेते हैं। जी हाँ, इसमें उनकी पत्नी है निरुपमा जी। जो एक और भी बड़ी अच्छी बात है, वहां जाके मुझे पता लगा उनकी पत्नी बंगाली है, तो एक रिश्ता उधर से भी जुड़ जाता है। वाह। और इसलिए शायद राजेश जोशी जी की समझ जो है या अम, वो बंगला कवियों के प्रति और ज्यादा गाढ़ी हुई। वाह। मुझे जी ऐसा लगता है। और वो बहुत ही सरल हैं, बहुत अच्छी 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 जी। लगी मुझे। तो इस तरह से मित्रों, आज के इस कार्यक्रम के जितने भी घटक थे हमने पूरे किए। आप सभी मित्रों का सहयोग बना रहा। आप लोग लगभग 1.5 घंटे तक हमारे साथ जुड़े रहे। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। मीता दास जी, आप सुदूर मुंबई से हमारे बीच आई और इस महत्वपूर्ण परिचर्चा को संभाल पाई। बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि। जी नमस्कार। बिल्कुल। चंद सुलभ की तरफ से सभी श्रोताओं का और अर्पण जी को बहुत बहुत आभार। और राजेश जोशी जी का और अनिल त्रिपाठी का भी, कि मैं उनके लिए कुछ लिख पाई, उनका भी बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी। श्रोताओं से भी मित्रों, नमस्कार। राजेश जोशी जी पर यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में मिलते हैं। शुभ रात्रि।